जिनकी कार्रवाई एमएम के कोर्ट में भी हो सकती है, उन अपराधों में बेल एमएम के यहाँ लगाई जा सकती है। और यदि एमएम के यहाँ से बेल रिजेक्ट होती है, डिसमिस होती है, तो उसके ऊपर वह पहले सेशन जज को लगाई जाएगी। यदि वहाँ से भी डिसमिस होती है तो उसके बाद वह हाई कोर्ट जाएगी, और यदि हाई कोर्ट से भी डिसमिस होती है तो वह बेल सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नफरतों के सौदागर अर्णब गोस्वामी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और पुलिस ने जिस धारा में अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया है वो धारा है धारा 306 आईपीसी। साथियों, हमें ये जानना चाहिए कि धारा 306 आईपीसी क्या कहती है और किस अपराध के जुर्म में अर्णब गोस्वामी को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसको कितनी सज़ा हो सकती है अगर उसके ऊपर अपराध साबित हो गया तो। साथियों, धारा 306 कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है और यदि उसके सुसाइड कमिट करने के पीछे किन्हीं दूसरे व्यक्तियों का कोई हाथ है, या उस व्यक्ति को किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है, तो वे सभी व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, वे सभी लोग उस व्यक्ति के आत्महत्या करने के कारण के जिम्मेदार होंगे। साथियों, आईपीसी की धारा 306 इस प्रकार से है कि इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, whoever abates the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। साथियों, 10 साल की इसमें अधिकतम सजा है और यह अपराध कॉग्निजेबल है, यानी कि इस अपराध का संज्ञान सीधे सीधे पुलिस ले सकती है। साथियों, यह अपराध नॉन बेलेबल कैटेगरी का है, यानी कि पुलिस बिना किसी न्यायालय के आदेश के भी किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को इस अपराध के तहत गिरफ्तार कर सकती है, जैसा कि अर्णब गोस्वामी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथियों, अर्णब गोस्वामी जो कि नफरतों का सौदागर था, नफरतों का सौदागर कैसे था? क्योंकि अपने न्यूज़ चैनल के जरिए वह जितनी भी बातें करता था या जितनी भी एंकरिंग उसने आज तक की है, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि वह किसी विशेष मानसिकता से ग्रसित प्राणी है। वह कभी भी निष्पक्ष होकर एंकरिंग नहीं करता था, ना ही कभी उसने निष्पक्ष होकर अपने तथ्यों को रखा। उसकी एंकरिंग को आप देखेंगे तो जिसके पक्ष में वह बोलता था तो उसको बहुत ही ज़्यादा बोलने की छूट देता था, और जिसके विपक्ष में बोलता था तो उसको वह बोलने ही नहीं देता था। साथियों, उसके चैनल पर जितने भी एंकरिंग करते हैं वे आपको इसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त दिखाई देंगे। साथियों, ऐसे कई न्यूज़ चैनल हैं जो कि इस तरह की घटिया हरकतें या नफरतों के सौदे लगातार करते रहते हैं। सन 2018 में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की और उसने अपने सुसाइड नोट में यह लिखा कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, और जिसमें कि अर्णब गोस्वामी ने उसके खिलाफ इस तरीके से मटेरियल को अपने चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया कि वह सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हुआ है। साथियों, अर्णब गोस्वामी को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उसने काफ़ी उछल कूद की। उसको पुलिस आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकी, पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए उसके परिवार ने भी उसका पूरा सहयोग दिया, जिसके कारण उसके परिवार के ऊपर भी अलग से एक एफआईआर दर्ज हो गई है। साथियों, यदि अर्णब गोस्वामी सही था और अर्णब गोस्वामी ने कोई अपराध नहीं किया था, उसको यदि इस बात का यकीन था, तो उसे पुलिस से कैसा डर था? अक्सर वह टीवी पर यह कहते हुए आपने सुना होगा कि पुलिस में दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। साथियों, ऐसा वही व्यक्ति बोल सकता है जब वह बोल रहा है, जब वह कुछ कर रहा है, तो उसके बोलने में या उसके करने में कहीं पर भी किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं होता है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से अर्णब गोस्वामी की हरकतें पूरी दुनिया ने देखी, उससे यही लगता है कि अर्णब गोस्वामी दोषी है, अपराधी है, और उसको पुलिस ने अरेस्ट करके बहुत ही अच्छा काम किया है। अर्णब गोस्वामी जिस संगठन को सपोर्ट करता था वह भाजपा का संगठन है, आरएसएस का संगठन है। आरएसएस की विचारधारा को समर्थन करता था, उसकी विचारधारा को सपोर्ट ही नहीं बल्कि प्रचारित और प्रसारित भी करता था। साथियों, जैसे ही अर्णब गोस्वामी अरेस्ट हुआ उसके तुरंत बाद जो
मोदी भक्त हैं, भाजपा के जो चमचे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वे सब के सब मैदान में उतर आए। अर्णव गोस्वामी के पक्ष में यह तक कहते दिखाई दिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका समान अधिकार है। साथियों, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच इन मोदी भक्तों को, इन आरएसएस के लोगों को तब दिखाई नहीं देती जब गौरी लंकेश की इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण हत्या कर दी जाती है। साथियों, जब डॉक्टर काफिल को सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि वह अपनी आवाज़ को इस सरकार और इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलंद करने का काम करते हैं। साथियों, हमने देखा है जब जब सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है तो उसको दबाने का पूरा प्रयास इस सरकार ने, इस सरकार द्वारा प्रायोजित चैनलों ने और इन मोदी भक्तों ने, आरएसएस के लोगों ने, इन गंदी मानसिकता के लोगों ने भरसक प्रयास किया है, या तो उन लोगों की हत्याएं की गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में दाभोलकर और उनके एक साथी की हत्या कर दी गई थी। तब ये आरएसएस के प्रचारक, तब ये मोदी भक्त कहाँ थे? तब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार इस देश के समस्त नागरिकों को प्राप्त है, वह क्यों उनसे छीना गया? क्यों नहीं उन्हें उनके विचारों का प्रचार और प्रसार करने दिया गया? साथियों, ये मोदी भक्त, ये अंधभक्त उस समय कहाँ थे जब ईवी रामास्वामी पेरियार जूतों से राम और कृष्ण की मूर्तियों को पीट रहे थे? लॉ ऑफ डिफेमेशन यह कभी भी नहीं कहता है कि यदि आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो कि सही है, सच है, सत्य है और जिसको आप सत्यता की कसौटी पर उतार कर साबित कर सकते हैं, लेकिन वह सत्य कहने पर किसी व्यक्ति का अपमान होता है, किसी की डिफेमेशन होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। साथियों, सत्य तो सत्य है, सत्य कभी भी कहीं भी बोला जा सकता है और कोई भी कोर्ट इस सत्य को दबाने का प्रयास नहीं कर सकती है, आपको सत्य बोलने से नहीं रोकेगी। साथियों, उदाहरण के तौर पर आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो साहित्य है उसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं, ईश्वर सबकी धज्जियां उड़ाई हुई हैं और इतनी अच्छी तरह से धज्जियां उड़ाई हुई हैं कि यदि इस देश के लोग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्य पढ़ लें तो ये हिंदू धर्म एक सेकंड भी इस देश में टिक नहीं सकता, उसे गिरना ही पड़ेगा। साथियों, लेकिन इस देश की यह विडंबना है कि इस देश के लोग या तो अधिकतर अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, या पढ़े लिखे हैं तो वे पहले से ही किसी ऐसी मानसिकता के कब्जे में हैं जिससे कि वे बाहर आने का स्वयं भी प्रयास नहीं करते हैं। साथियों, बहुत कम लोग होते हैं जो लोग उस मानसिकता से मुक्त होकर, बिल्कुल लिबरेट होकर, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और अध्ययन करके अपना मार्ग प्रशस्त कर पाते हैं। साथियों, इस मामले में एक बात और हमने देखी कि मुंबई हाई कोर्ट में अर्णव गोस्वामी की बेल एप्लीकेशन लगाई, ऐसा हमने सुना। क्या हाई कोर्ट में सीधे किसी भी अपराध में पकड़े गए अपराधी के लिए बेल लगाई जा सकती है? कानून क्या कहता है? साथियों, कानून के अंदर यह प्रावधान है कि कोई भी बेल सबसे पहले सबसे निचले स्तर पर लगाई जाएगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दो तरह के स्तर हैं, एक है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का स्तर और दूसरा है सेशन जज का स्तर। साथियों, जो अपराध केवल सेशन जज के द्वारा ही ट्राइएबल हैं, यानी कि उनकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सेशन जज के यहाँ पर ही चलेगी, तो उन अपराधों की जमानत सिर्फ और सिर्फ सेशन जज के यहाँ ही लगाई जा सकती है। साथियों, जिन अपराधों में एमएम ट्रायल होता है, यानी कि जिनकी कार्रवाई एमएम के कोर्ट में भी हो सकती है, उन अपराधों में बेल एमएम के यहाँ लगाई जा सकती है और यदि एमएम के यहाँ से बेल रिजेक्ट होती है, डिसमिस होती है, तो उसके ऊपर वह पहले सेशन जज को लगाई जाएगी। यदि वहाँ से भी डिसमिस होती है तो उसके बाद वह हाई कोर्ट जाएगी और यदि हाई कोर्ट से भी डिसमिस होती है तो वह बेल सुप्रीम कोर्ट जाएगी। साथियों, इस प्रकार हमारे पास किसी भी छोटे अपराध में 4 स्तर मिलते हैं बेल लगाने के लिए और किसी भी बड़े अपराध में जो कि सेशन ट्रायल होते हैं उनमें 3 स्तर मिलते हैं बेल लगाने के लिए। लेकिन साथियों, मुंबई हाई कोर्ट में अर्णव गोस्वामी की बेल कैसे लग गई? साथियों, अर्णव गोस्वामी बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति है
और हम जानते हैं कि इस देश में जो भी पैसे वाले लोग हैं वे अपने लिए महंगे से महंगा वकील करते हैं ताकि वह उन्हें आज़ाद करा सके, ताकि वह उन्हें उनकी स्वतंत्रता की गारंटी दे सके। लेकिन साथियों, कानून तो कानून है। हमने अक्सर देखा है इन अपराधों में सेशन ट्रायल है या बहुत गंभीर किस्म के अपराध हैं जिनमें कि आसानी से बेल नहीं मिल पाती है, उनके लिए भी बड़े बड़े वकील इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनको बड़ा वकील बनाने के पीछे कोर्ट के जजों का बहुत बड़ा हाथ होता है और आपसी सहयोग से कई बार कोर्ट बेल दे भी देती है। इसीलिए ये जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो हैं वो बड़े बड़े वकील करते हैं ताकि वो येन केन प्रकारेण कैसे भी जमानत करवा दें। साथियों, जमानत का जो सिद्धांत है कि जमानत किसको मिलनी चाहिए, उस सिद्धांत के खिलाफ जाकर कोई भी कोर्ट किसी को जमानत नहीं दे सकती है। साथियों, हरिसेन साल्वे जी जो बहुत अच्छे वकील हैं, इस देश के सबसे अच्छे वकीलों की कैटेगरी में आते हैं और साथियों इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे बहुत ही अच्छी या उच्च कोटि के वकील हैं। लेकिन साथियों, जो बेल सेशन कोर्ट में लगनी चाहिए थी वो बेल सीधे हाई कोर्ट में कैसे लगी। साथियों, हाई कोर्ट में यदि हम जाते हैं तो हाई कोर्ट में ऐसे मामले में जहां कल गिरफ्तारी हुई है और आज हम पेश हो रहे हैं तो हम सिर्फ क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, बेल के लिए सीधे नहीं आ सकते। यदि सिर्फ आप बेल अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट आपको सीधे तौर पर यही कहेगी कि पहले सेशन कोर्ट जाइए और यदि वहां से डिसमिस होती है तब हाई कोर्ट आइए। ये सीधी सीधी प्रक्रिया है। लेकिन साथियों, इस देश के जितने बड़े वकील हैं, महंगे वकील हैं, वे लोग हाई कोर्ट से नीचे कभी पैरवी करते ही नहीं हैं। बहुत कम अफसर होंगे या उन्हें बहुत मोटी फीस मिलेगी जिसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पैरवी करने के लिए आएंगे। यही कारण रहा कि हरिसेन साल्वे जी ने हाई कोर्ट में पैरवी की और सेशन कोर्ट में पैरवी हो ही नहीं पाई। अगर वो सेशन कोर्ट में थ्रू प्रॉपर चैनल पैरवी करते तो हो सकता है कि सेशन कोर्ट उन्हें बेल दे भी देती। लेकिन साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी कमी यही रही कि अगर आप प्रॉपर चैनल से नहीं आए हैं और यदि क्वेश्चन का मामला नहीं बनता है, क्वेश्चन का मतलब होता है कि एफआईआर को जज देखे, उसके कंटेंट्स को देखे और उसको प्रेमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टि में ही ऐसा लगे कि कोई मामला बनता ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है इस अपराध में अपराधी के खिलाफ, तो हाई कोर्ट उसको क्वैश कर देती है, उसको रद्द कर देती है, एफआईआर को ही रद्द कर देती है। साथियों, ऐसा बहुत ही कम केसों में हो पाता है। यदि हम बात करें तो 100 में से 0.1% केसों में शायद ऐसा हो पाता होगा। लेकिन साथियों, प्रॉपर चैनल तो यही है कि बेल तुरंत ही प्रॉपर कोर्ट में अप्लाई की जाए ताकि वहां से अगर रिजेक्ट हो तो हम जल्दी ही उसके ऊपर की कोर्ट में बेल अप्लाई कर सकें। हमारे पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम जो है, यदि हम लोग सही हैं, हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, हमारे तथ्यों में ऐसा दम है कि हम बेल ले सकते हैं, तो हम सीधे सीधे प्रॉपर चैनल से जाकर 3 या 4 स्तरों पर अपनी बेल को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि नीचे वाली कोर्ट उस बेल की सुनवाई पर क्या कह रही है, ऊपर की कोर्ट क्या कह रही है और सर्वोच्च न्यायालय उस बेल की सुनवाई पर क्या कह रहा है। लेकिन साथियों, यदि हम बड़े और महंगे वकील करेंगे तो इसी तरह से हमें ट्रीटमेंट मिलेगा और इस तरह से हमारी बेल रिजेक्ट होगी। जिसमें कि यदि मैं यह कहूं कि हरिसेन साल्वे जैसे जो बड़े वकील हैं, यदि उनके ऑफिस में यदि आप जाते हैं उन्हें एंगेज करने के लिए तो सबसे पहले आपको काउंटर पे फीस उनकी अदा करनी पड़ती है, उनसे मिलने की अलग से फीस होती है और केस की फीस अलग से है। आपने प्रॉपर फीस अगर पे कर दी है तब उसके बाद वे आपके लिए कोर्ट में पेश होते हैं। और यदि आपकी बेल रिजेक्ट हो गई है, यदि आपका कुछ भी काम नहीं हो पाया है, यदि उनकी गलती से भी रिजेक्ट हुई है, तब भी आप उनसे अपना दिया हुआ धन वापस क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, छोटे स्तर पर पैरवी करने वाले वकील, साथियों, उनसे लोग अक्सर झगड़ा तक कर जाते हैं और हमने अक्सर देखा है कि लोग किस तरह से कुछ चंद रुपयों के लिए अपनी ही गलती पर वकीलों के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। साथियों, हमें कानून को समझना चाहिए, कानून के सिद्धांतों को समझना चाहिए, कानून की प्रक्रिया को समझना चाहिए और
अपने वकील से हम अच्छी तरह से तहकीकात कर लें कि कानून क्या है, कानून की प्रक्रिया क्या है, कानून की किस तरह से स्टेज आएंगी, किस स्टेज पर क्या कार्रवाई होगी। यदि कोई वकील आपको अच्छी तरह से इन बातों से संतुष्ट कर देता है और आपका यदि आपके वकील पर पूरा यकीन होता है, तभी आप अपने वकील साहब को एंगेज करें और उनसे अपने लिए कार्रवाई करने के लिए, पैरवी करने के लिए आग्रह करें, उनको फीस पे करें। साथियों, किसी भी वकील को यदि आप फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद आप फीस वापस नहीं ले सकते हैं। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको फीस वापस मिल जाए। साथियों, अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों के पास फीस की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि मैं अपने समाज की बात करूं तो हमारे समाज गरीब है और हमारे समाज के पास इतने साधन भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, आय के साधन नहीं है, आय के संसाधन नहीं है जिससे कि वे भारी भरकम फीस अदा कर सकें। लेकिन साथियों, अक्सर वे गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और अपनी गाड़ी कमाई को वह गलत तरीके से ऐसे बर्बाद कर देते हैं। तो साथियों, हमें सचेत रहना चाहिए, हमें बड़ी सोच समझकर वकील को एंगेज करना चाहिए और वकील साहब को जब एंगेज करें तो उन पर भरोसा भी करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा